स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ इकोनॉमिक लॉज। और जो क्वेश्चन पेपर है ये दिसंबर 2020 का है, सीसीएस यूनिवर्सिटी का है। तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर का एक फॉर्मेट बता देती हूँ। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल मिला के 20 क्वेश्चन थे। शुरू के जो 10 क्वेश्चन थे वो शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर की कैटेगरी के हैं और हर एक क्वेश्चन की वेटेज है 2 मार्क्स ईच। ठीक है। अब जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हैं वो थे तो 10, बट आपको उसमें से अटेम्प्ट 5 ही करने थे क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस थी और हर क्वेश्चन का वेटेज था 10 मार्क्स का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शुरू के 10 क्वेश्चन। लेट मी गो थ्रू इट, क्विकली गो थ्रू इट, तो जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से या किस एक्ट से बिलोंग करता है। पहला क्वेश्चन है स्टेट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंपटीशन एक्ट ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। तो शुरू के जो 2 क्वेश्चन हैं ये हमारे कंपटीशन एक्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्वेश्चन नंबर 4, what are the duties of persons carrying on industry towards the environment? Then question number 5, what is environment impact assessment? तो ये जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है ये हमारी कौन सी एक्ट से रिलेटेड है? एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड है और उसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से, अगर पूरा प्रिसाइज होकर हम चलें। देन क्वेश्चन नंबर 6, state the principal objectives of the Industrial Disputes Act 1947 and what are the root causes of the industrial disputes? तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये हमारा कौन सी एक्ट से बिलोंग करता है? द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। देन व्हाट आर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस? जीआई एक्ट से रिलेटेड है ये। स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसमें मेंशन कर ही दिया है ये कौन सी एक्ट से रिलेटेड है। देन राइट 4 एग्जांपल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में कौन कौन सी एक्ट आती हैं? आपकी कॉपीराइट एक्ट है, डिजाइन एक्ट है, जीआई एक्ट है, पेटेंट्स एक्ट है, ट्रेडमार्क्स एक्ट है। तो उसका आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन की जो चर्चा है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम शुरू के 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और इनके आंसर्स देखने वाले हैं। तो let us quickly start with the very first question, which is the state the main components of the Competition Act of India. हर एक क्वेश्चन पेपर में जो भी इकोनॉमिक लॉज का या लॉज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पेपर होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। स्टेट द मेन कंपोनेंट्स या सेलिएंट फीचर्स, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो उसका क्या मतलब होता है? इस तरह के अगर आप क्वेश्चन देखो तो उनके आंसर मोर और लेस सेम ही होते हैं। उसमें आपको ये स्टेट करना रहता है कि इस एक्ट से अगर आपने गो थ्रू करा है तो आपको क्या चीजें बिल्कुल डिफरेंट लगी अदर एक्ट से। ठीक है, कुछ चीजें तो सेम ही होती हैं काफी सारी एक्ट्स में। सेम क्या होती है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है लोगों का, जो स्टाफ के रिक्रूटमेंट का या उनकी एज लिमिट है, वो मोर और लेस आपको हर जगह हर एक्ट में सेम ही दिखेगी। 65 ईयर्स, 67 ईयर्स, या फिर उनका डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया भी सेम होते हैं। आप कंपनीज एक्ट उठा लो, आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट उठा लो, आप कॉम्पिटिशन एक्ट उठा लो, तो उसमें क्या होता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर द पर्सन इज जज्ड एज इंसॉल्वेंट या अनसाउंड माइंड। तो ये कुछ चीजें आपको हर जगह कॉमन मिलेंगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे फीचर्स रहेंगे हर एक एक्ट के जो कि बाकी एक्ट से डिफरेंट होंगे। ऑफ कोर्स उनके प्रोमाइसेस डिफरेंट हैं, उनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। तो वही चीजें आपको इस तरह के क्वेश्चन में फ्रेम करनी होती हैं, लिखनी होती हैं। ठीक है, और एक चीज और, इस वीडियो में जो भी आप आंसर्स देखोगे वो बड़े शॉर्ट एंड क्रिस्प लिखे गए हैं, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2 मार्क्स के ही थे, तो उसी हिसाब से आंसर की फ्रेमिंग की गई है। ठीक है, तो अब हमें बताना है मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंपटीशन एक्ट ऑफ इंडिया। तो आपको याद होगा जो कंपटीशन एक्ट ऑफ इंडिया है उसके मेनली 3 पिलर्स हैं जिसपे वो पूरा एक्ट बेस्ड है। पहला है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स which is governed by section 3 of the act, then abuse of dominant position section 4, then combination and regulation of combination to be more precise. Then point number 4 is competition commission of India। इसको आप मर्जी है, आप डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो मत डालो, बट ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने ही लिखने हैं, मैंडेटरीली लिखने हैं। एक 5th पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो उसमें कंपटीशन एडवोकेसी का। बाकी ये 3 शुरू के 3 पॉइंट्स आपको लिखने ही हैं। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स वो होते हैं कि जब कोई इंडिविजुअल या एंटरप्राइज किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करता है और उसका कहीं ना कहीं आपके जो कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट होने लगता है। और इसको कैसे हमने याद करा था? इसको हमने याद करने की आपकी ट्रिक बताई थी कि रेनो की एक कार है, रेनो कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है रेनो,
और उसकी एक कार बड़ी फेमस हुई थी, रेनो डस्टर, राइट। तो डस्टर वर्ड से हमने आपको ये सारे जो एग्रीमेंट्स हैं आपके एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, वो हमने याद कराए थे। डस्टर में से हमने आपको बोला था कि इसकी स्पेलिंग में से आप वॉल्स हटा दो, DUNE हमने हटा दिया था और इसकी जगह हमने ऐड कर दिया था R। ठीक है, तो ये हमारा बन गया था डस्टर। तो D फॉर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, S फॉर एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट, T फॉर टाई इन अरेंजमेंट, R फॉर रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, एंड अगेन R इट मींस रिफ्यूजल टू डील। ठीक है, तो ये पांचों एग्रीमेंट आपको पता होने चाहिए, आप इनके नाम भी मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। एंड इस तरह के, जैसे ये जो आंसर लिखा है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसमें ऑफ कोर्स आप अपनी समझ से मॉडिफिकेशन, एडिशन या डिलीशन कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन की, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी डोमिनेंट पोजीशन में आ जाती है, डोमिनेंट पोजीशन मतलब क्या होता है कि वो वन ऑफ द लार्जेस्ट या बिगेस्ट प्लेयर है मार्केट का। ठीक है, तो वो अगर बिगेस्ट प्लेयर है और वो उस पोजीशन में आके अपनी उस पावर का, अपनी उस पोजीशन का मिसयूज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। और इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यही है, व्हाट इज मेंट बाय, व्हाट इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे ये भी बन सकता है, हाउ इज डोमिनेंट पोजीशन डिटरमिन, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ देर में। देन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन इज वेरी मच सिमिलर टू मर्जर्स एंड एक्विजिशन या अमलगमेशन, कि जब या दो से ज्यादा एंटरप्राइजेस इकट्ठी होती है, मर्ज हो जाती हैं, या फिर एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज में एक्वायर करती है वोटिंग राइट, या फिर कंट्रोल, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको होल्ड कर रही है, तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन की आपके एक्ट में कुछ थ्रेशोल्ड्स दी गई हैं, ठीक है, वो थ्रेशोल्ड्स क्या हैं, टर्नओवर की थ्रेशोल्ड्स हैं एंड प्रॉफिट की थ्रेशोल्ड्स हैं। अगर जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज मर्ज हो रही हैं, वो अगर उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर देती हैं, तो वो किसके दायरे में आ जाएंगी, दे विल बी सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। ठीक है, तो ये ऐसे चीजें हैं जो आपको किसी और एक्ट में नहीं मिलेंगे, तो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंपटीशन एक्ट ऑफ इंडिया। देन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है, न्यू दिल्ली में। एंड इसकी हमने कॉम्पोजिशन पढ़ी थी कि मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, 2 एंड मैक्सिमम 6 मेंबर्स, एक चेयरपर्सन है इसमें हमारा जरूरी है। ठीक है जी, तो ये आंसर आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे हमें फ्रेम करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से है, वो है व्हाट इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, पहले तो हम वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। डोमिनेंस, डोमिनेंस हमने आपको बताया कि जब आप एक तरह से बिगेस्ट प्लेयर बन रहे हो अपने पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको क्या बोलते हैं, आप एक डोमिनेंट पोजीशन में आ गए। और डोमिनेंट पोजीशन का ये है कि कैसे वो डिटरमिन्ड होती है, तो इसके भी तरीके हैं कैसे, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर डिटरमिन द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द मार्केट शेयर ऑफ एन एंटरप्राइज, साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, इकोनॉमिक पावर ऑफ द एंटरप्राइज, सेल और सर्विस नेटवर्क, डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर, एंट्री बैरियर्स, फाइनेंशियल रिस्क, हाई कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेंट पोजीशन में है या नहीं। सबसे पहले तो मार्केट शेयर ही है। ठीक है, जैसे आज की टेलीकॉम कंपनी, टेलीकॉम सेक्टर में अगर हम बात करें, तो मार्केट शेयर किसने सबसे ज्यादा कैप्चर किया हुआ है, जियो ने कैप्चर किया हुआ है। तो उसके मार्केट शेयर से हम अंदाजा लगाते हैं कि ये क्या है, डोमिनेंट पोजीशन में है। ठीक है, देन साइज, इकोनॉमिक पावर, काउंटर व्हीलिंग बाइंग पावर, market structure, any other factor which the commission may consider relevant for the inquiry। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेंट पोजीशन में है या नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन प्रैक्टिसेस की जो कि ये बताती हैं कि वो डोमिनेंट पोजीशन को वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अब्यूज करती है या नहीं करती। तो अगर वो इन सारी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होगी, तो ऑफ कोर्स वो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रही है। वो क्या है चीजें हैं, if an enterprise or a group directly or indirectly imposes unfair or discriminatory condition। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई एंटरप्राइज या ग्रुप आप पे इम्पोज करता है अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन, या फिर प्राइस एंड परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, वो एग्जांपल कहीं ना बिल्कुल भी फिट नहीं होता है
कि आप उसको कोट करने लगो अपने एग्जाम्स में, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ इस समझने के लिए या फिर इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाने के लिए मैं वो एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ। जैसे कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप एक जगह पे काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, और जो आपका जो बॉस है उसने आपके ऊपर ये कंडीशन रख दी कि मैं आपका प्रमोशन तभी करूंगा जब आप मेरे से ये सामान खरीदोगे, ठीक है। तो उसने एक कंडीशन आप पे इम्पोज कर दी, वो अनफेयर है, वी नो दैट इट इज अनफेयर एंड इट इज डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है। तो उसने कंडीशन इम्पोज कर दी। वो सपोज आपको कोई पेन ही बेच रहा है, वो 100 रुपए की वर्थ का पेन है, और वो आपसे कह रहा है कि इसको आप मेरे से 1000 रुपए में खरीद लो और मैं आपको प्रमोट कर दूंगा 1000 या 5000 में आप खरीद लो, ठीक है। तो पहली बात तो उसने कंडीशन आप पे इम्पोज करी जो कि अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी है नेचर में। सेकेंडली उसने प्राइस भी डिटरमिन कर दिया कि आपको ये मेरे से 5000 रुपए में खरीदनी है ये वाली चीज, और उसकी बर्थ कितनी है, 100 रुपए की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वो अपनी अपनी डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है। तभी तो वो क्या है, आ, इस उसमें लाई करा है, देयर शैल बी एन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोजेस अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन, एंड सेकेंडली वो परचेज प्राइस भी इन परचेज और सेल आपसे डिटरमिन करवा रहा है। Then second is, if an enterprise or a group limit or restricts production of goods or provision of services or market therefore or technical or scientific development relating to goods or services to the projected use of consumer। जैसे हमने ऊपर बॉस का एग्जांपल लिया, ऐसे हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। एंड माइंड इट अगेन, आई एम सेइंग कि आपको ये एग्जांपल कहीं भी कोट नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि हमें पता है रेलवे सेक्टर में किसकी मोनोपोली है, गवर्नमेंट की, क्योंकि वो अभी भी वो सेक्टर प्राइवेटाइज नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर रेलवे मेरठ से दिल्ली तक डेली ट्रेन चलती है, या किसी भी रूट पे जहाँ पे डेली ट्रेन चल रही है, पैसेंजर ट्रेन चल रही है, तो अगर किसी दिन रेलवे मिनिस्ट्री ने डिसाइड करा कि नहीं, आज हम ये लिमिट कर देते हैं या रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ये हम ट्रेन नहीं चलाएंगे, वो प्रोविजन ऑफ सर्विस को ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, इससे हम कहीं ना कहीं इंप्रेशन जाएगा कि हाँ गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है, अपनी चला रही है, ठीक है, क्योंकि कोई और प्लेयर नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, कभी भी वो इस वाले रूट पे ये रेलवे सर्विसेज बंद कर देते हैं, रेल यातायात, और कभी भी वो चालू कर देते हैं। तो इनकी तो अपनी मनमर्जी चल रही है, ठीक है। तो हमें भी लगेगा वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं उसको, बाय लिमिटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इफ एन एंटरप्राइज और अ ग्रुप indulges in practice or practices resulting in denial of market access in any manner। और ये इसका भी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जब दंगे फसाद होने लगते हैं कंट्री में, तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी, तो आपका इंटरनेट वगैरह चलना बंद हो जाता है। तो उसमें क्या है कि वो एक तरह से डिनाई कर रहे हैं, आपको एक्सेस डिनाई करते हैं, इंटरनेट का एक्सेस डिनाई कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी किस वजह से हो पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में वो पावर है, ट्राई के हाथ में वो पावर है, ठीक है। तो हमें तब भी लगता है, एक दिमाग में ख्याल तो आता है यार गवर्नमेंट के हाथ में है सब कुछ, अल्टीमेटली सब हमारा माई बाप कौन है, गवर्नमेंट है, उसकी मर्जी है वो हमें नेट प्रोवाइड कराए या ना कराए, ठीक है। तो वो एक तरह से अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाती है। then makes conclusion of contract subject to acceptance by other parties of supplementary obligations which by their nature or according to commercial usage have no connection with the subject of such contracts। और क्या है कि आपने एक कंडीशन रख दी आपके बॉस ने कि अगर आप ये नौकरी छोड़ के जाते हो, ठीक है, उनसे उसने आपसे एक बॉन्ड साइन करा लिया है, ठीक है, मैं उन एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड की बात नहीं कर रही हूँ, तो उसने आपसे स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट पे एक चीज साइन कराई है कि अगर आप ये नौकरी छोड़ के चाहते हो अगले 12 महीने में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा मेरे नाम करना पड़ेगा, आपका जो अपना घर है वो मेरे नाम करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह की अगर कोई ऑब्लिगेशन रख दे कि आपको फिर मन मार के वो जॉब करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने वो साइन कर दिया है वो एग्रीमेंट, ठीक है। तो कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब इतना इम्पॉसिबल हो जाए कि क्या तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाओ, या फिर क्या करो कि अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड भी करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करनी पड़ेगी। और वो जो सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन है उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, इस जॉब से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। they have no connection with the subject of such contracts। I hope आपको समझ में आ रहा होगा। ये एग्जाम्पल सारे weird थे, बस सिर्फ मैंने इसलिए कोट करे हैं जिससे कि आपको ये
कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986? तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के, तो ये तो हमें नाम में ही पता चल रहा है। ये एक्ट इसलिए बना था जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, और अगर कोई उसको डैमेज कर रहा है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सके। एंड हमें ये चीज भी पता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत सारी हुई है, क्लास में हमने कवर करवाई थी 1972 की, 1992 की, 97 की एंड देन 2002 की। बट अगर आप ये देखोगे कि एक्ट आया हमारा 1986 में, और इससे पहले जो हमारी सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ही हुई थी। ठीक है, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जो भी ट्रीटीज वगैरह साइन हुई हैं, जो डिसीजंस जितने भी नेशंस ने पार्टिसिपेट करा था, आई गेस 113 नेशंस थे, आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट द नंबर राइट नाउ। ठीक है, तो जितने भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस थे, उन पे जो डिसीजन उस टाइम लिए गए वो सभी नेशन से बाइंडिंग थे। तो उन सारे डिसीजन को जो कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में लिए गए हैं, उनको अप्लाई करवाना, अब ठीक है, इम्प्लीमेंट करवाना भी वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है जी, एंड टू एनफोर्स लॉज regarding the protection of the environment in the regions which are not included in the prevailing laws. I hope we are clear on to this. Let's move to the next question, which is what are the duties of persons carrying on industry towards the environment? जो इंडस्ट्री ऑपरेट कर रहे हैं उनकी इन्वायरमेंट के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है? उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक तो जो आप प्रदूषण फैला रहे हैं, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स रिलीज कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड सेट है। ठीक है, रूल्स में वो स्टैंडर्ड्स लिखे रहते हैं, जो भी रिस्पेक्टिव एक्ट के साथ जो रिस्पेक्टिव रूल्स होते हैं उसमें वो स्टैंडर्ड्स या थ्रेशोल्ड्स मेंशन होते हैं जनरली। तो उन स्टैंडर्ड्स में जो भी थ्रेशोल्ड मेंशन है उसको आपको एक्सीड नहीं करना, ये सबसे आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Moreover, person handling hazardous substances to comply with procedural safeguards, जो भी प्रोसीजर बोलते हैं, एक्ट में लिखा गया है कि ये आपको फॉलो करना है, तो आपको वो फॉलो करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट? तो अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनवायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमारे डेवलपमेंट प्रपोजल का, उसका एक असेसमेंट is called environment impact assessment. So it is a tool which is used to assess the significant effects of a project or a development proposal on the environment. EIAs make sure that project decision makers think about the likely effects on the environment at the earliest possible time and aim to avoid, reduce or offset those effects. ठीक है, तो एक ऐसा असेसमेंट जिसमें हम ये एनालाइज करते हैं, ये असेस करते हैं, जिसकी मदद से कि जो ये हमारा प्रोजेक्ट है इसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे इन्वायरमेंट के ऊपर, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है स्टेट द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947. So this act was drafted to make provision for the investigation and settlement of industrial disputes. आपको क्या लग रहा है इसका नाम पढ़ के, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 क्यों बना होगा? जिससे कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं, अब वो हमें देखना है डिस्प्यूट्स किस वजह से होते हैं और किन किन लोगों किन किन के बीच में हो रहे हैं। ठीक है, उसको हमें अवॉइड करना है, पर मोटी मोटी बात हमें समझ में आती है कि टू अवॉइड द डिस्प्यूट्स, एंड वो डिस्प्यूट्स किस किस के बीच में हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, वो एलिमेंट भी हमारे आंसर में इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्पैरिटी इन वेजेस की वजह से हो सकते हैं, या लेबर यूनियन या इंडस्ट्री में के बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं, या फिर अनफुलफिलमेंट और डिसरिगार्ड ऑफ द राइट्स ऑफ लेबर, आपने लेबर राइट का हनन किया है, ठीक है, उसको फुलफिल नहीं करा, उनको डिसरिगार्ड किया है, इस वजह से ये डिस्प्यूट होते हैं। ठीक है, और ये एक्ट इसलिए बना है जिससे कि आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को खत्म कर सको, उनको एड्रेस कर सको। कैसे आप एड्रेस करोगे? by conciliation, arbitration and adjudication which is provided under the statute. I hope आपको इन तीनों टर्म्स का मीनिंग क्लियर होगा। कॉन्सिलेशन क्या होता है? कि जब दो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन
आपने सुना होगा। देन आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन क्या होता है कि सेम प्रोसीजर है जैसे आप कोर्ट में जाके दो पक्ष आपस में लड़ते हैं और उन दो पक्ष के बिहाफ पे कौन लड़ता है, वकील लड़ते हैं जज के सामने। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन भी एक तरह का वही प्रोसीजर है, बट इट इज मोर अ प्राइवेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीजर इंस्टेड ऑफ गोइंग और अप्रोचिंग अ कोर्ट। ठीक है, एंड एडजुडिकेशन क्या होता है, इसमें एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है और वो आपकी जो पेनल्टीज वगैरह हैं वो सारी चीजें डिटरमिन करता है। ठीक है, तो इनके माध्यम से कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन के माध्यम से जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हमें रिजॉल्व करवाते हैं तो वही हमारे प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के, राइट। And it was passed with the key objective of maintenance of peaceful work culture in the industry in India. ठीक है जी, इसके साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वो साइन है, इट इज यूज्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। तो एक ही ज्योग्राफिकल टेरिटरीज में अगर कोई आर्टिकल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसको क्या मिलता है, जीआई टैग मिलता है। बट जीआई टैग मिलने के लिए क्या होना चाहिए, वो जो प्रोडक्ट है वो यूनिक होना चाहिए और जो उसकी क्वालिटी है वो उस हिसाब की होनी चाहिए कि वैसी क्वालिटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी पूरे वर्ल्ड में। तो तब हम क्या देते हैं, जीआई टैग अलॉट करते हैं। ठीक है, तो ये मार्किंग होती है कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में ही प्रोड्यूस होता है और इससे ही ये बिलोंग करता है, ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी को मीट करता है। ठीक है, एक बार इसको गो थ्रू करते हैं। A geographical indication is a sign used on products that have a specific geographical origin। और ये बात भी ध्यान रखिए कि जो जीआई टैग है वो किसी कंपनी को नहीं मिलता, किसी बंदे को नहीं मिलता, एक पूरी ज्योग्राफी को मिलता है। ठीक है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल कई बार कोट किया है कि कश्मीर का केसर बहुत फेमस है, मेरठ की कैचिया बहुत फेमस है, तो इन सबको क्या मिला हुआ है, नागपुर के जो ऑरेंजेस हैं। ठीक है, तो नागपुर में किसी एक विक्रेता, एक सेलर को जो भी आपका जीआई टैग मिला, नागपुर के ऑरेंजेस फेमस हैं, तो अब नागपुर की आप किसी छोटी दुकान से ले लो, बड़ी दुकान से ले लो, सभी जीआई टैग के साथ आएंगे। ठीक है, तो ये बात हम याद रखेंगे कि जीआई टैग किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिलता, रादर इट इज गिवन टू अ पर्टिकुलर geographical location and it possesses qualities or a reputation that are due to that origin. In order to function as a GI, a sign must identify a product as originating in a given place. It tells consumers that a product is produced in a certain place and has certain characteristics that are due to that place of production. ठीक है जी, इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे, which is state the main features of Factories Act 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में तो आप इलेबोरेटली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, उसमें इतनी सारी चीजें हैं। जैसे वर्किंग आवर्स को लेके वो बात करता है, वर्किंग आवर्स उसने डिफाइन कर दिए हैं, एडल्ट के, चाइल्ड के, एडोलेसेंट के। ठीक है, इसमें इनके अकॉर्डिंग कि कोई भी एक वर्कर एक दिन में 9 घंटे से ऊपर काम नहीं करेगा, ये हमने आपको अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो अपलोड करी थी उसमें बताया था। और पूरी वीक में जो टाइम लिमिट है वो 48 आवर्स की है। और ओवर टाइम भी अगर आप कर रहे हो, ओवर टाइम मिला के भी एक हफ्ते में 60 घंटे से ऊपर आपको काम नहीं करना चाहिए। एक आपको एक वीकली हॉलीडे मिलनी ही चाहिए। अगर आप वो अवेल नहीं करते हो तो आपको क्या करना है, आने वाले 3 दिन में आपको वो अवेल करनी चाहिए। देन हेल्थ को लेके इसमें काफी प्रोविजंस लिखे गए हैं कि every factory shall be kept clean and all necessary precautions shall be taken in this regard. The factory should have a proper drainage system, adequate lighting, ventilation, temperatures, etc. Then safety को लेके बात करता है कि अगर आपने सबसे बड़ा सेफ्टी मेजर ये होता है कि जब आपके यहाँ कोई मशीनरी इंस्टॉल्ड है तो आपको उसकी प्रॉपर फेंसिंग करानी चाहिए, जिससे कि उसके आसपास काम कर रहे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई हजार्ड उनके सामने पैदा ना हो। देन वेलफेयर पे भी हमने अच्छे खासा डिस्कस किया हुआ है कि वेलफेयर के लिए उसमें क्या होता है कि अलग अलग थ्रेशोल्ड दी गई हैं, फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग, ड्राइंग, क्लोथिंग, फैसिलिटीज फॉर सिटिंग, फर्स्ट एड अप्लायंसेस,
shelters, restroom, creche, lunch rooms should be there. Then last question of this video, write 4 examples of intellectual property. तो ट्रेडमार्क्स हैं, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, कंपनी या प्रोडक्ट नेम्स पे आप ट्रेडमार्क ऑब्टेन कर सकते हो, स्लोगन्स हैं, टैगलाइंस हैं, साउंड है, लोगोज हैं, सिंबल्स हैं, ब्रांड कलर्स हैं, इन सभी के लिए आप क्या ऑब्टेन करते हो, ट्रेडमार्क ऑब्टेन कर सकते हो। देन वी हैव कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स आपको किसके लिए मिलता है, सॉफ्टवेयर के लिए, वर्क ऑफ लिटरेचर है, म्यूजिक है, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म है, ग्राफिक आर्ट्स हैं, बुक्स हैं, ब्लॉग आर्टिकल्स हैं, डेटाबेसेस हैं, इनके लिए आप क्या करते हो, ऑब्टेन कॉपीराइट्स। देन पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स आपको इन्वेंशन के लिए मिलता है, वो इन्वेंशन आपकी टेंजिबल इन्वेंशन भी हो सकती है। सो यूटिलिटी पेटेंट्स आर ग्रांटेड फॉर टेंजिबल इन्वेंशंस such as products, machines, devices and composite materials as well as new and useful processes. Design patents, ornamental designs on manufactured products and plant patents for a new variety of plants. Then we have trade secrets. इसमें हमने कोका कोला का एग्जाम्पल रिपीटेडली क्लास में दिया है कि कोका कोला की जो रेसिपी है या फॉर्मूला है वो आज तक किसी को नहीं पता है. So trade secrets are the formulas or the recipes or the patents, methods, techniques and processes. So I hope आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज समझ में आ गया होगा. इन स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो वहां के माध्यम से आप मेरे तक अपनी क्वेरीज पहुंचा सकते हो. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.